हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने नर्सिंग एज के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सभी को आपकी उम्मीद से ज़्यादा और उम्मीद से बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। तो बज चुके हैं शाम के 4 और वक्त है एक बहुत से शानदार, जानदार, ज़बरदस्त जिंदाबाद सेशन का। तो हर एक उस स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए जिसका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, सरकारी एएनएम में सिलेक्शन लेने का। तो फटाफट से जल्दी सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को बुला लीजिए कि हाय हेलो तुम्हारा ध्यान किधर है। शाम के 4 बज चुके हैं और सर हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर। तो फटाफट से सभी साथियों को क्लास कर शेयर कर दीजिए भैया। कौन कौन है, सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें और बता दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से शानदार से क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। शुरू करते हैं आपके अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बिना किसी देरी किए आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन हाजिर है और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि द प्रोसीजर, ए प्रोसीजर विच इज डन टू चेंज द लाई ऑफ फीटस। कि अगर एक फीटस है, ठीक है, और उस फीटस की लाई हमें चेंज करनी है, ठीक है। लाई का मतलब उसकी पोजीशन जो है उसको अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। क्या हम एपिजियोटमी करेंगे, क्या हम डायलेशन और इवैक्यूएशन करेंगे, या फिर हम वर्जन करेंगे, या फिर सिजेरियन सेक्शन करेंगे। हाँ भैया, फटाफट से राइट आंसर दें और जितनी देर राइट आंसर लगने में लगती है उतनी देर में क्लास को जल्दी से जाकर लाइक करें, शेयर करें और फटाफट से उन सभी साथियों तक क्लास को पहुंचा दीजिए, सबको बुला लीजिए भैया, ठीक है। सर देखिए, हम अगर बात करें एपिजियोटोमी की, सर एपिजियोटमी का मतलब क्या होता है। सर पेरिनियम में कट लगाना। कहाँ पर? पेरिनियम में कट लगाना। और कट क्यों लगाया जाता है? ताकि नॉर्मल डिलीवरी करवाया जा सके। क्या करवाया जा सके? डिलीवरी करवाया जा सके। और डिलीवरी में भी किसको बचाया जा सके? पेरिनियल टीयर जो है, पेरिनियल टीयर से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए सर एपिजियोटमी करते हैं। लेकिन हमें लाई चेंज करनी है, डिलीवरी नहीं करवानी, तो सर एपिजियोटमी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करें तो डायलेटेशन और इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि सर्विक्स को डायलेट करना और जो यूटेराइन पार्ट है उनको क्या करना? इवैक्यूएट करना, बाहर निकालना, उसे D&E कहा जाता है। तो सर इट इज अ टाइप ऑफ अबॉर्शन। तो ये अबॉर्शन का टाइप हुआ। सर हमें तो लाई चेंज करना है, अबॉर्शन करना ही नहीं है। सिजेरियन सेक्शन भी सर डिलीवरी करवाना है। तो राइट आंसर आप सभी साथियों के लिए क्या होगा? वर्जन। वर्जन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है कि हाथों की सहायता से क्या किया जाता है? बच्चे की लाई यानी कि बच्चे की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। जो भी एबनॉर्मल लाई होती है उसको नॉर्मल में क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि नॉर्मली उसको क्या करवाया जा सके? डिलीवरी करवाया जा सके, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए भैया अपने सभी साथियों तक। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग इंटरनल वर्जन, किसके बारे में पूछा जाए? इंटरनल वर्जन। आपको मैं बताकर चलूं, वर्जन क्या होता है? 2 प्रकार से होता है। एक्सटर्नली जब हम बच्चे को बाहर से सिर्फ एब्डोमिनल वॉल के थ्रू क्या करते हैं? बच्चों को घुमाते हैं और उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल वर्जन। और जब बच्चे के, ठीक है, इंटरनली थ्रू द वेजाइना एक हैंड को क्या किया जाता है? इंटरनली पुट किया जाता है और फिर बच्चे की पोजीशन, जी, बच्चे की पोजीशन चेंज की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे इंटरनल वर्जन कहा जाता है। अब हम देखते हैं भैया कि इंटरनल वर्जन एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान दें कि वन हैंड, एक हाथ, वन हैंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस एंड अदर वन इज केप्ट ऑन द एब्डोमेन। की एक हाथ यूट्रस के अंदर के है जहां से बच्चे को घुमाया जा रहा है और एक हाथ क्या कर रहा है? एब्डोमेन पर रखा जाता है। यूट्रस का मतलब यूटेराइन लाइनिंग तक अंदर, थ्रू द वजाइना। One hand is introduced into the uterus and other hand is kept on the back। एक हाथ यूट्रस के अंदर है और एक हाथ कमर पर पीछे की तरफ है। Both the hand are introduced into the uterus, बिल्कुल नहीं होगा। One hand is introduced into the vagina and another into the
यूट्रस, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर की तरफ हम चलें तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि सर वन हैंड इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कहाँ होगा, क्या एब्डोमेन पर होगा या पीछे की तरफ होगा? तो ध्यान दे के चले, पीछे हाथ रखने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी सेंस नहीं निकलता, कोई भी मतलब नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन पर आगे की तरफ बच्चा है तो एक तरफ से अंदर से सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो बच्चे की क्या हो सकती है, लाई को चेंज किया जा सकता है। तो राइट आंसर विल बी बैक नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा भैया, वन हैंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, पहला हैंड यूट्रस के अंदर, एंड अदर वन इज केप्ट ऑन द एब्डोमेन, और दूसरा कहाँ रखा जाता है, एब्डोमेन पर रखा जाता है। ठीक है, यहां तक आप बताएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है, इंडिकेशन फॉर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के लिए सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के लिए सारे के सारे इंडिकेशन है, और एक इंडिकेशन नहीं, एक इंडिकेशन नहीं है, बारीकी सारे के सारे इंडिकेशन है। ध्यान देना, आप लोग सारे के सारे एक्सेप्ट नहीं समझते हो भैया, तो एक्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, एक्सेप्ट का मतलब नहीं है ना। तो इंडिकेशन एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इनमें से 3 में किया जा सकता है, एक में नहीं किया जा सकता। ध्यान दे, ब्रीच प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, या फिर ट्रांसवर्स लाई, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे हैं। क्या होगा, देखो सर, एक्सेप्ट अगर पूछा है तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं होगा। सर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ट्रांसवर्स लाई या ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहां पर हम बताएं तो देखिए, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इसमें किया जा सकता है, तो बिल्कुल आपका क्या किया जाता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में किया जा सकता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड जो पेल्विस है जिसे क्या कहा जाता है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जिस कंडीशन को कहा जाता है, सर इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में जो है वो आपका एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन नहीं काम किया जाता, यहाँ पर बिल्कुल एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन यहाँ पर काम नहीं करता है। तो आप राइट आंसर बताएं कि राइट आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा है, फटाफट से जवाब दे, और जवाब देने के साथ साथ क्लास को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। द ऑपरेशन विच इज डन टू एवैक्यूएट द कंटेंट्स ऑफ फीटल हेड, ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फीटल हेड के जो कंटेंट है, पार्ट्स है, उनको बाहर निकालने का प्रोसीजर किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि क्रेनियोटोमी, हिस्टेरेक्टोमी, एपिजोटमी, सिजेरियन सेक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जहां पर क्या किया जाता है, जो फीटल हेड है, माता जी के यूट्रस में फीटस है, फीटस के हेड है, उस हेड के कंटेंट को, यानी कि जो फीटस हेड है उस फीटस हेड को ऑपरेट करके उसमें से कुछ पार्ट निकालना, हिस्सा निकालना, उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें हिस्टेरोटोमी। देखो, ओटोमी, ओटोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ओपनिंग एंड रिपेयर करना, ओपनिंग करना और ओपनिंग के साथ रिपेयर करना। तो हिस्टेरोटोमी किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। किसके बारे में आएगा भैया, यूट्रस के बारे में आप यहाँ पर बताकर चलें। सर नेक्स्ट है एपिजियोटमी, तो यहाँ पर हम बात करें पेरिनियम में ये क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। सर सिजेरियन सेक्शन में किसी भी प्रकार का फीटल हेड नहीं, उसमें तो पूरे के पूरे फीटस को ही बाहर निकाला जाता है। हाँ भैया, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए भैया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा क्रेनियोटोमी। इसके बारे में बात किया जा रहा है, क्रेनियम। ठीक है, व्हाट इज द क्रेनियम, तो बात करें सर क्रेनियम, क्रेनियम स्कल बोन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, स्कल बोन से बनी हुई कैविटी है जिसे क्रेनियल कैविटी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है। तो क्या करना, ब्रेन, क्रेनियम यानी कि क्रेनियल कैविटी को ओपन करना और उसमें क्या करना, फीटस के हेड में जो पार्टिकल है वहां से उसको डायग्नोस्टिक पर्पज से या फिर क्यूरेटिव पर्पज से वहां से कुछ टुकड़े लेना, सैंपल लेना, वहां पर क्या करना, ऑपरेट करना। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है,
क्रेनियोटोमी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया, the operative procedure in which after the end of 28th week fetus is delivered via an abdominal incision। एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर 28 वीक के बाद में जो फीटस है उसको डिलीवर किया जा रहा है एब्डोमिनल इंसीजन। एब्डोमन में इंसीजन लगाया जा रहा है और एब्डोमन में इंसीजन लगाने के बाद क्या किया जा रहा है, बेबी की डिलीवरी करवाई जा रही है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? क्या इसको स्टेरोटोमी कहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, एपिजोटमी तो कहना ही नहीं है, क्रेनियोटोमी होगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा सर? सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर क्या होगा? सिजेरियन सेक्शन। की जो यूट्रस है आपका एब्डोमन है, एब्डोमन के लोअर हिस्से में क्या करना, कट लगाना थ्रू द आपकी एब्डोमिनल वॉल इंसिजन लगाना, फिर यूट्रस पे कट लगाकर बेबी को डायरेक्ट इवैक्यूएट कर देना। इसे क्या कहा जाता है? सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है। बिल्कुल आपका सही आंसर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि इंडिकेशंस फॉर क्रेनियोटोमी इंक्लूड एक्सेप्ट। कि अभी हमने बात की क्रेनियोटोमी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें फीटल हेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखना प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटल हेड है, फीटल हेड से कुछ कंटेंट निकालना, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक पर्पज की वजह से भी हो सकता है, सैंपल भी हो सकता है, या फिर क्यूरेटिव यानी कि ट्रीटमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडिकेशन फॉर क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी किस किस कंडीशन में की जाती है? एक को छोड़कर, हाइड्रोसिफेलस, इंटरलॉकिंग हेड ऑफ ट्विंस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद डेड फीटस या मल्टीपल प्रेगनेंसी। इनमें से किसमें किया नहीं जाता है? सॉरी, एक्सेप्ट दिया गया है तो इनमें से किनमें नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए बात करें हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है इंक्रीज सीएसएफ। ठीक है, सीएसएफ का लेवल बढ़ने की वजह से जो क्या हुआ, हेड सरकमफेरेंस क्या हो गया, बच्चे का ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्रेनियोटोमी अगर हम करते हैं और सीएसएफ को क्या किया जाता है, ड्रेन अगर किया जाता है, सीएसएफ को हम क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, यानी कि जो एक्सेसिव सीएसएफ है उसको ड्रेन कर देते हैं, तो उसकी वजह से नॉर्मल हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्रेनियोटोमी कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग हेड ऑफ ट्विंस की एक ऐसी कंडीशन जहां पर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे के हेड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका शरीर अलग अलग है लेकिन हेड आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो बिल्कुल सर यहाँ पर भी क्रेनियोटोमी की जा सकती है, की जाती है। ठीक है, इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद डेड फीटस की ऐसा लेबर है जहां पर फीटस क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, और वहां वो बेबी क्या हो चुका है, फंस गया है। एक लेबर है जहां पर बेबी डेड है और बेबी क्या हो रहा है, रास्ते में फंस चुका है, तब क्या हम क्रेनियोटोमी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम क्रेनियोटोमी उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो वहां पर हमें क्या नहीं करना है, तो वहां पर हमें क्रेनियोटोमी नहीं करनी है, वहां हमें नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करनी है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी वहां पर नहीं होती है तो फिर हमें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना है, क्रेनियोटोमी हमें नहीं करवाना। ठीक है भैया, ओके, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए भैया, ताकि और लोगों के साथ आपका कंपटीशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इंक्लूड एक्सेप्ट। कि इनमें से तीन ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर हम सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो सिजेरियन सेक्शन हमें नहीं करवाना है, तो वो कौन सा है? फटाफट से बताकर चलें, फटाफट से बताकर चलें। देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा आप में, हो सकता है आपका आंसर ये गलत भी हो, तो थोड़ा सा सोच कर समझ कर फिर आंसर दें। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपना थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ठीक है, देखिए बात करें ट्विन प्रेगनेंसी, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जिसे हमने अभी बताया था सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन कहा जाता है, तो बिल्कुल सर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में हमें सिजेरियन सेक्शन करवाना है। सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, ऐसा प्लासेंटा प्रीविया जिसने जो आपके
सर्विक्स को पूरी तरह से जिसने क्लोज कर लिया है, सर्वाइकल ओस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, तो भैया ऐसी कंडीशन में तो LSCS करवाना ही पड़ेगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। तो आपका आंसर होगा या तो ट्विन प्रेगनेंसी या फिर वेजाइनल एट्रेजिया। वेजाइनल एट्रेजिया का मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ वजाइना, ठीक है। अगर वजाइना का, अच्छा ये याद रखना, ये वजाइनल एट्रेजिया किसमें देखने को मिल रहा है? मदर में। किसको? मदर का वजाइनल एट्रेजिया है, किसका नहीं है? किसका नहीं है? ये एट्रेजिया बेबी का नहीं है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी बेबी इंट्रायूटेराइन है, हमें नहीं पता कि अंदर बच्चा है या बच्ची है, मेल है या फीमेल है, तो वहां हम वेजाइनल एट्रेजिया की बात ही नहीं करते। हम बात किसके करते हैं? माता जी है जिसमें वेजाइनल एट्रेजिया है। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर बताकर चलें। हो सकता है आप सभी का आंसर गलत हो, क्योंकि यहां पर राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो है भैया ट्विन प्रेगनेंसी की। ट्विन प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से क्या करवाते हैं? प्राथमिक रूप से हम करवाते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। क्या करवाते हैं? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर ये आ रहा होगा, सर अगर माताजी में वजाइनल एट्रेजिया है कि वजाइना पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने LSCS करवा दिया, लेकिन अगर वजाइना पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो कंसेप्शन कैसे हुआ, प्रेगनेंसी कैसे हुई? तो हम यहाँ बताएं कि IVF और बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हैं जिनकी वजह से ऐसी महिलाएं जिनमें वजाइनल एट्रेजिया है या फिर उसके अलावा जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है, ऐसी महिला जिनमें पहले से क्या है, जिनमें वजाइनल एट्रेजिया है, उनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा या तो वजाइनल जो कैनाल है उसको सही किया जा सकता है या फिर IVF के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। तो अगर IVF के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव की गई है या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वहां पर करवाई गई है, तो दोनों कंडीशन में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हमें नहीं करवानी है, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमें क्या करवानी है? यहाँ LSCS हमें करवाना है, यहाँ LSCS करवाना है, इसमें भी करवाना है। राइट आंसर क्या होगा? ट्विन प्रेगनेंसी। हाँ, ट्विन प्रेगनेंसी में भी हम क्या सोच के चलते हैं कि LSCS करवाना है, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि ट्विन प्रेगनेंसी में हमें क्या करवाना है? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाकर चलना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेशेंट है, उसको शेड्यूल किया गया है LSCS के लिए कि एक महिला है जिसको बताया गया है कि आपके LSCS होने वाला है ऑपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, कि इनमें से 3 कंडीशन ऐसी है जो हमें ऑपरेशन से पहले करनी है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, और वो कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल आपने सही कहा है, आपका मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप बताएं, एम्प्टी द स्टोमक। स्टमक को आपको क्या करना है? एम्प्टी रखना है। एब्डोमिनल स्क्रबिंग करनी है। ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट या गिव 1 ग्लास ऑफ जूस। देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि एम्प्टी द स्टमक, बिल्कुल हमें क्या करना है? एम्प्टी द स्टमक करवाना है, स्टमक को खाली करवाना है। एब्डोमिनल स्क्रबिंग हमें करनी है क्योंकि हमें क्या करना है? LSCS करना है, और हमें ये पता है कि जिस पार्ट को हमें कट करना है, जिस पार्ट को ऑपरेट करना है, उसको पहले स्क्रबिंग की जाती है, ठीक है, बीटाडीन से। नेक्स्ट है ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट। रिटर्न कंसेंट हमें लेना है, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं करना कि लो भैया 1 ग्लास जूस तो पी लो, ठीक है, क्या पता बाद में कितनी देर ना पिलाएं, क्या पता बाद में एनर्जी मिले ना मिले, तो क्या करो 1 गिलास जूस पी लो, ठीक है। तो कभी भी जूस का गिलास नहीं देना है, और कभी भी किसी भी प्रोसीजर जहां पर एनेस्थेशिया दिया जा रहा हो, एनेस्थेशिया की कंडीशन हो, तो बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं करनी है, कभी भी खाने पीने को नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पस ल्यूटियम आर ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे क्या है? सही है। किसके बारे में? कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। लेकिन एक कंडीशन है जो बिल्कुल गलत है, वो कंडीशन कौन सी है? देखिए हम बात करें, हमें आपको
बिल्कुल पता है व्हाट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है कि जब मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है भैया, रिलीज हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद जो रिमेनेंट बचते हैं, यानी कि जो बची हुई स्ट्रक्चर है, उस बची हुई स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जो कि हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है। कब तक, जब तक प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती। कब डेवलप होती है, लगभग 8 वीक आप देखकर चलें, ठीक है। तो इसमें से क्या कथन सही नहीं है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है सर। इट इज इनिशियली स्टिमुलेटेड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी सही है। इट इज मेंटेन्ड बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इफ प्रेगनेंसी अकर, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या करता है, एससीजी के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली। सही सर, ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल ये क्या है, गलत बात है कि अगर ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं है, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस पे कन्वर्ट हो जाती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रो रैपिडली, रैपिडली ग्रो नहीं करती है भैया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है और क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, which of the following statement regarding changes in the GI gastrointestinal tract in pregnancy is correct। ठीक है कि हमें पता है प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहां पर बॉडी के हर एक सिस्टम में क्या देखने को मिलते हैं, बदलाव, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन चेंजेस में हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो भैया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनमें से कौन सा चेंज पाया जाता है, इंक्रीज रिस्क फॉर रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इंक्रीज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज, या फिर इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। सर पहली चीज तो पेप्टिक अल्सर डिजीज यहां पर नहीं होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज यहां पर नहीं होगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या रहेंगे सर, नॉर्मल रहेंगे, इंक्रीज होने की कोई चांसेस नहीं है। इंक्रीज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, सर गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसके बदलाव ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है कि इंक्रीज्ड रिस्क फॉर रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, क्या होगा, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस। क्यों, देखिए सर ये क्या हो गया आपका इसोफेगस, इसोफेगस के जस्ट नीचे की तरफ ये आपका स्टमक है, क्या है भैया, स्टमक है, यहाँ पर आपका स्फिंक्टर है, यहाँ पर क्या है, स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें जब क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ डायफ्राम, यहाँ बात करें यहाँ पर ये इस तरह से डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये जो डायफ्राम है ऊपर, जो स्टमक है क्या होता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है। और जब ऊपर की तरफ खिसक जाता है, क्या ऊपर की तरफ ये खिसक जाता है, तो खिसकने की वजह से क्या होता है, स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, और स्टमक पे प्रेशर पड़ता है तो ये जो आपका क्या है, स्फिंक्टर है, क्या है, स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, स्फिंक्टर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इस स्फिंक्टर के होने की वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट है लगातार ऊपर की तरफ जाते रहता है, गैस्ट्रिक कंटेंट फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब क्या होगा, रीगर्जिटेशन महिला में होगा, क्योंकि जो स्टमक है उस पर बेबी की तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और बार बार अगर गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि महिला के इसोफेगस में बार बार एससीएल का क्या हो रहा है, एससीएल वहां जाकर उसको डैमेज कर रहा है। तो इस डैमेज की वजह से इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, इसोफेगस की म्यूकोजा डैमेज हो सकती है। और अगर इसोफेगस की म्यूकोजा डैमेज हो जाती है किसकी वजह से, रिफ्लक्स की वजह से, तो इस कंडीशन को कहा जाता है भैया रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। क्या कहा जाता है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, ठीक है। तो यहां पर ये बता के चलें। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेंज इन द वीनस सिस्टम, की आपके वीनस सिस्टम प्रेगनेंसी के दौरान, वीनस सिस्टम यानी कि आपकी वेन्स में, ब्लड कैपिलरीज वेन्स में क्या क्या बदलाव होते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है, फीमोरल वीनस प्रेशर इंक्रीज
देखने को मिलता है, उल्लेखनीय यानी कि ज्यादा देखने को मिलता है। फीमोरल वीनस फ्लो इज इंक्रीज या इंट्रावस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ने को मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? देखो, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सर ये सीवीपी कब बढ़ता है? जब हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अगर हाइपरटेंशन है तो सीवीपी बढ़ता है। इंट्रावस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, सर ऑन्कोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपके पास क्या होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है। ठीक है। फीमोरल वीनस फ्लो इंक्रीज, की फीमर का वीनस फ्लो इंक्रीज नहीं होता है, कम होता है। इसकी वजह से माता जी को प्रेगनेंसी के दौरान अपने लेग्स में क्या देखने को मिलता है? एडिमा देखने को मिलता है। तो वीनस फ्लो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। राइट आंसर हमें क्या देखने को मिला है कि सर फीमोरल वीनस प्रेशर इंक्रीज्ड मार्कडली, कि वीनस जो प्रेशर है, जो वेन्स में प्रेशर है, वो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो, वीनस ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर ब्लड फ्लो कम हो गया तो वीनस प्रेशर, वहां पर ब्लड कंटेंट ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक रुकेगा, तो वीनस प्रेशर क्या हो जाता है? वहां पर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following statement regarding the anatomy and physiology of heart in pregnancy are true except, कि प्रेगनेंसी के दौरान एनाटमी और फिजियोलॉजी की, किसकी? हार्ट, आपके हृदय, दिल की बात कर रहे हैं भैया, किसकी? दिल की बात कर रहे हैं। तो दिल की एनाटमी और फिजियोलॉजी में प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंज होते हैं? एक के सिवा, इसके सिवा, किसी एक के सिवाय क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? 3 ऐसे चेंजेस हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक ऐसा चेंज है जो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। द हार्ट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट इन द चेस्ट। हार्ट अपवर्ड, छाती में ऊपर की तरफ और बाई की तरफ विस्थापित होता है। सर लेफ्ट साइड में तो वैसे ही पाया जाता है, क्यों मजाक करते हैं? ठीक है सर, मजाक नहीं है। द बेस लाइन हार्ट रेट, नॉर्मल जो हार्ट रेट है, एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज, की स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट बढ़ जाती है, या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। और देयर इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बाय एक्सपेल, लेफ्ट एक्सिस पे क्या देखने को मिलता है? डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है। यहां हम बात करें क्या नहीं देखने को मिलता है, तो बिल्कुल क्या होता है? हार्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है। किसकी वजह से? क्या होगा सर? प्रेशर होगा। सर आप भी क्या पलटी मार, क्या होता है? प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट राइट थोड़ा सा, कुछ पार्शियली क्या होगा? ऊपर की तरफ और बाएं तरफ, ऊपर की तरफ और बाएं तरफ क्या हो जाता है? खिसक जाता है। बिल्कुल सही बात है। द बेसलाइन हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देयर इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बिल्कुल देखने को मिलता है। लेकिन क्या नहीं देखने को मिलता है? तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। सर कार्डियक आउटपुट कम नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर जब हार्ट रेट बढ़ रही है, जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपको कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। जब हार्ट रेट बढ़ रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो कार्डियक आउटपुट भी तो बढ़ेगा। तो राइट आंसर जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है वो क्या है? कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, जबकि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। इसका मतलब ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों सही ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following statements regarding respiratory gas exchange in pregnancy, किसके बारे में? प्रेगनेंसी में गैस एक्सचेंज के बारे में। ये सारी चीजें सही है, एक को छोड़कर। रेस्पिरेटरी फंक्शन के बारे में वो पूछ रहा है। हमने जीआईटी पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब आपसे रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन में क्या हुआ है, रेस्पिरेशन में बदलाव कौन कौन से होते हैं? एक को छोड़कर। कौन सा बदलाव है? कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन, increase in PO2, partial pressure of oxygen and decrease in PCO2, कि PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम, की जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट टाइडल वॉल्यूम, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या स्लाइटली इंक्रीज द पीएच, क्या यहाँ पर देखने को मिलता है? जल्दी से आंसर दो। ठीक है। तो देखिए
स्लाइटली इंक्रीज पीएच, बिल्कुल सर पीएच बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, सर टाइडल वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो रेमिनेंट वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फाइनली टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ी हुई देखती है। नेक्स्ट है सर इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन PCO2, या सर ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। सर ऑक्सीजन कंजप्शन कम नहीं होता, ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सर क्यों, क्योंकि देखो बेबी तक भी तो ऑक्सीजन की डिमांड पहुंचानी है, वो कहां पहुंच रही है, माताजी के थ्रू तो पहुंच रही है। अब माताजी को कंजप्शन कम होगा तो बच्चे तक कैसे पहुंचाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंजप्शन कम है, इसीलिए ये गलत है, और गलत है इसीलिए गलत ही तो हम ढूंढ रहे हैं, और ये गलत हुआ इसीलिए हमारा आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं रिगार्डिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सारी चीजों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, सीरम वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर 3 फायदे बताए हुए हैं, ठीक है, जो 3 तो सही फायदे हैं और 1 गलत दिया हुआ है, तो वो जो गलत है उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। क्या करना है, गलत को आइडेंटिफाई करना है। फटाफट बताएं कि देखिए इट मीट्स द फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ इंक्रीज्ड वस्कुलर सिस्टम कैपेसिटी। देखो कि ये वस्कुलर सिस्टम कैपेसिटी, वस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल, तो वस्कुलर सिस्टम जो है यानी कि ब्लड वेसल्स है उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, भैया पहले सिर्फ माताजी को आप ब्लड सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे को भी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहा है, डिमांड, बढ़ी हुई डिमांड को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। इट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज वीनस रिटर्न वाइल इन स्टैंडिंग पोस्चर, जब माताजी स्टैंडिंग पोस्चर में है तो वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, नॉर्मली कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी में और भी कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसको मिनिमाइज करता है, यानी कि इसके प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो वीनस रिटर्न अगर कम भी है तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट है इट सेफगार्ड्स द मदर फ्रॉम डिलीवरी ब्लड लॉस, कि ये मां को प्रसव के दौरान होने वाली रक्त हानि से बचाता है। सोच के देखो, अगर मां में ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़े, ठीक है, और उसी ब्लड को हम बच्चे की तरफ भी खिसकाएं तो मां में पहले ही ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है, और डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग अगर हो, थोड़ी बहुत तो वैसे भी होती है, तो अगर थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग हुई तो माताजी में क्या हो जाएगी, शॉक में चल जाएगी। तो माताजी के शरीर में नेचर ने क्या किया, पहले से ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ठीक है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम क्या करता है, डिलीवरी के ब्लड लॉस को क्या करता है, मैनेज करता है। पहले से बढ़ा हुआ है, डिलीवरी में थोड़ा सा लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं, बॉडी क्या करती है, उसको मैनेज करके चलती है भैया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बचा हुआ यही है, पढ़ तो लेते हैं सर। इट एनहांसेस रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल गलत बात है सर। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्लड वॉल्यूम के बारे में, और ब्लड वॉल्यूम रीनल रीअब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है, बढ़ाता नहीं है। इसमें इसका कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं है, ठीक है, यहां तक आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेरिनेटल रेट्स आर कैलकुलेटेड पर 1000 इवेंट एक्सेप्ट, इनमें से सारी की सारी क्या की जाती है, पर 1000 कैलकुलेट की जाती है, किसी एक को छोड़कर, किसी एक को छोड़कर क्या की जाती है, पर 1000। इनमें से 3 ऐसी कंडीशन है जो पर 1000 कैलकुलेट की जाती है, एक को छोड़। फटाफट बताएं क्या आपका सही उत्तर होने वाला है। देखिए इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल हमें पता है सर, 1000 पे इसको क्या किया जाता है, नियोनेटल मॉर्बिडिटी रेट बिल्कुल सर 1000 पे किया जाता है, फीटल मोर्टिलिटी रेट 1000 पे किया जाता है, लेकिन आप याद रखें सर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की क्या है, मात्र मृत्यु दर, माताजी की मृत्यु की जो दर है वो माताजी की मृत्यु दर 1000 पर काउंट
नहीं की जाती है। कितने पे? 100 पे इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप बताकर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा भैया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल पैरामीटर्स इज द मोस्ट हेल्पफुल इन कंफर्मिंग एक्यूरेट गेस्टेशनल एज। कि अगर हमें गेस्टेशनल एज यानी कि प्रेगनेंसी की उम्र देखनी है, प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, इनमें से सबसे ज्यादा इन फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे कंफर्मिंग एक्यूरेट कौन बताएगा? fetal heart sound by Doppler stethoscope at weeks of 16, multigravida report of quickening at 20 week, primigravida report of quickening at 80 week, या uterine fundus height at 26 week at umbilicus level। इनमें से एक्यूरेसी कौन है? कि मतलब यहाँ पर दो चीजें दी गई है, एक तो इवेंट और एक वीक की घटना हो रही है और घटना कब हो रही है, तो दोनों चीजें एक्यूरेट कौन सी है वो हमें बतानी है। फीटल हार्ट साउंड डॉपलर स्टेथोस्कोप 16 वीक बिल्कुल नहीं है सर, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। 4th वीक 8th वीक पर हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। मल्टीग्रेविडा रिपोर्ट ऑफ क्विकनिंग एट 20 वीक नहीं सर, 20 वीक पर नहीं होती है, 14 से 16 वीक पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूट्राइन फंडल हाइट एट 26 वीक अम्बलाइकल लेवल। सर अम्बलाइकस लेवल पे 26 वीक पे नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक्यूरेसी ये बताई है कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है और वो 18 वीक पर रिपोर्ट कर रही है, ठीक है, एक प्राइमरी ग्रेविडा है और वो क्या कर रही है? क्विकनिंग बता रही है कि मेरे फीटल मूवमेंट मैंने क्या किए हैं? महसूस किए हैं। फीटस क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, फीटल मूवमेंट मैंने महसूस किए हैं। तो आप मान जाइएगा, आप ये अश्योर हो जाइए कि किस कब की घटना बता रही है? ये घटना बताई जा रही है 18 वीक के बारे में। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड सोनोग्राफिक फीटल ग्रोथ पैरामीटर एक्सेप्ट। कि ये सब के सब क्या गए हैं कि हम सोनोग्राफी यूएसजी से क्या करते हैं? इसके ग्रोथ, फीटल की ग्रोथ के पैरामीटर को हम जान सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर सोनोग्राफी से हम क्या करते हैं? 3 चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। बाई पेराइटल डायमीटर, हेड सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ट्रांस सेरेब्रल डायमीटर, फीमर लेंथ। की फीमर की लेंथ को हम नाप सकते हैं। ट्रांस सेरेब्रल क्या यानी कि जो आपका सेरेब्रम है उसका डायमीटर को नाप सकते हैं। हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस को नाप सकते हैं। बाइपेराइटल डायमीटर यानी कि दोनों तरफ की लेंथ और आपस में इसका कनेक्शन हम इसको क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। राइट आंसर फटाफट से बताकर चलें, इनमें से कौन सी 3 चीजों को आप नाप सकते हो और एक चीज को नहीं नाप सकते? फटाफट बताएं। सर बायपेराइटल डायमीटर बिल्कुल आप इसे नाप सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की जो लेंथ है, बेबी की लेंथ तो हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसमें? यूएसजी में। तो ये तो भैया बिल्कुल सही है। हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी हम सोनोग्राफी के द्वारा मेजर कर सकते हैं। फीमर लेंथ यानी कि बेबी की फीमर लेंथ, ऐसा थोड़ी है बाहर निकाल के फीमर को नापो। सर फीमर लेंथ के लिए क्या करना होगा? जो आपका इलियक क्रस्ट है वहां से लेकर नी जॉइंट तक क्या है? फीमर ही तो है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रांस सेरेब्रल डायमीटर को हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेरेब्रम इज एन इंटरनल ऑर्गन। सेरेब्रम इज एन इंटरनल ऑर्गन। अंदर सेरेब्रम कितना डेवलप हुआ है, कितना डेवलप नहीं हुआ है, उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो भारत में मातृ मृत्यु दर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? ठीक है, सबसे ज्यादा माताजी की डेथ। अच्छा, माताजी की डेथ कब हम बता रहे हैं? प्रेगनेंसी नहीं, प्रेगनेंसी और लेबर कब बता रहे हैं? प्रेगनेंसी और लेबर और पोस्ट लेबर, यानी कि पेरिनेटल डेथ। इसके बारे में, पेरिनेटल डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। और पेरिनेटल में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान। फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। लेबर के दौरान अगर इन्फेक्शन की बात करें, परप्यूरियम के दौरान बात करें, तो सबसे ज्यादा किससे होता है? इन्फेक्शन से, हेमरेज से, हाइपरटेंशन या
थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कि क्या थ्रोम्बस या एम्बोलस का डिपोजिशन हो गया जिसकी वजह से माताजी की मृत्यु हो गई, या फिर इन्फेक्शन की वजह से माताजी की मृत्यु हो गई, या फिर हाइपरटेंशन था इसकी वजह से कि माता की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, या फिर आप ये बताएं कि हेमरेज हुआ और हेमरेज की वजह से सबसे ज्यादा राइट कंजेशन हुई। तो राइट आंसर क्या होगा? हेमरेज। हेमरेज को हम PPH पोस्टपार्टम हेमरेज की तरह बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया। ठीक है, पेरीनेटल का मतलब क्या हो गया भैया कि इसमें प्रेगनेंसी भी आ गई। ठीक है, पहले हम सिर्फ बात कर रहे थे मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, सॉरी लेबर के दौरान और लेबर के बाद। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान माताजी की मृत्यु किसकी वजह से होती है? हेमरेज की वजह से। ठीक है, तो हम बात करें कि इसके बारे में पेरीनेटल। ठीक है, पेरीनेटल का मतलब क्या होता है? प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल। और नेटल का वर्ड आप बात करें, नेटल का मतलब क्या होता है? डिलीवरी। डिलीवरी से पहले की अगर बात करें प्रीनेटल तो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, इंट्रानेटल डिलीवरी के दौरान, पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद। तो मतलब पेरीनेटल में तीनों चीजें आ गई। तो इन तीनों चीजें मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद बात करें, माताजी सबसे ज्यादा बीमारी, मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारी और मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है? तो सर ये बच्चों में होता है, माताजी में नहीं होता। सर प्री टर्म डिलीवरी, सर प्री टर्म डिलीवरी की वजह से बच्चे की मोर्टिलिटी, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट ज्यादा बढ़ने की समस्या देखी जा सकती है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा कि इन्फेक्शन। क्या होगा? इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद कभी भी अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो ये माताजी में बीमार होने का और यानी कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, मृत्यु का भी और इन्फेक्शन का भी। कब बात कर रहे हैं? पेरीनेटल यानी कि पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रानेटल की बात करें तो इंट्रानेटल में हेमरेज आप बताकर चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 23-year-old प्राइमी ग्रेविडा comes for a routine antenatal visit। एक 23 साल की प्राइमी ग्रेविडा जिसने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, वो एंटीनेटल विजिट के लिए आती है। शी इज करेंटली 16 वीक प्रेग्नेंट। कितने? 4 महीने की प्रेगनेंसी है, 16 वीक की प्रेगनेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेस्टेशनल एज स्पेसिफिक प्रीनेटल लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। कि इस दौरान आप क्या क्या उसके इलाज करवाओगे, सॉरी क्या क्या डायग्नोसिस टेस्ट उसका करवाकर चलते हैं? फटाफट बताएं कि इनमें से कौन सा टेस्ट आप करवाकर चलते हैं। कौन सा टेस्ट करवाएंगे? क्या आप हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाएंगे? सिफिलिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे? मैटरनल सीरम फीटोप्रोटीन करवाएंगे? या यूरिन कल्चर करवाएंगे? मूत्र संस्कृति, यूरिन कल्चर टेस्ट। कौन सा टेस्ट आप करवाएंगे? फटाफट यहां पर आप बताकर चलें। किसके बारे में बताया गया है? 16 वीक के बारे में। तो सर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है। सिफिलिस सीरोलॉजी आप करवा सकते हो लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है। यूरिन कल्चर आप कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन आप याद रखें, क्या याद रखना है हमें कि एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, जिसको टेस्ट करने के लिए कहां से सीक्रेट होती है? तो सीक्रेट में हम बताएं कि फीटस के लीवर और उसके यॉक सेक, शुरुआत में यॉक सेक और बाद में फीटस लीवर से ये क्या होती है? सीक्रेट होती है। ठीक है, इसमें अगर अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज है तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, और अगर इसका लेवल कम है तो उसकी वजह से ट्राइसोमी
और उसके अलावा कई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। ठीक है भैया, यहां तक बताएं। तो सर इसको चेक करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो आप बताकर चलें इसको चेक करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। तो भैया 15 से 20 वीक, अगर प्रेगनेंसी 15 से 20 वीक पर है तो हमें अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करवाना है, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, और कम है तो ट्राइसोमी और उसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 16 वीक के बारे में, तो 16 वीक 15 से 20 के बीच में होता है। तो भैया आप बता दें कि यहाँ पर आप हेपेटाइटिस बी करवा सकते हैं, सिफिलिस करवा सकते हैं, यूरिन करवा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें कि इस एज में स्पेसिफिक कौन सा टेस्ट करवाना है, तो स्पेसिफिक आपको मैटरनल सीरम फीटोप्रोटीन करवाना होता है। ठीक है भैया। ये था आज की क्लास के बारे में। होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने नर्सिंग एज परिवार के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। आप सभी को दीपोत्सव दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ रहें, सेफ दिवाली मनाएं। ठीक है, धन्यवाद।